बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को लेके आया हूं मैं, हर्षद कुमार त्रिवेदी। आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं हम। राजस्थान के इतिहास को आपके चैनल पर मैंने डाल दिया है और मेरे ऑथेंटिक नोट्स भारत के इतिहास में इतिहास सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तथा सभी एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले के लिए ये जो टॉपिक हैं गुप्त साम्राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए लाया हूँ। जो कंटेंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ज़रूर इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कैसा लगा वीडियो? तो ये आपके लिए, साथ ही में एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल पर आप ज़रूर मेरे 2 सब्जेक्ट के मैंने नोट्स आपको पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको वादा किया है कि 8 सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर होगी और उसमें से 2 सब्जेक्ट भूगोल व दर्शन शास्त्र मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और जल्दी मैं तीसरी सब्जेक्ट आपके इस चैनल पर लाऊंगा। तो अधिक से अधिक आप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करें। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये है गुप्त साम्राज्य और ये देखिए ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। गुप्त काल का जो समय है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में जो भारत में गुप्त साम्राज्य का जो काल था उसके बारे में सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को कहते हैं 275 ईस्वी में। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम का काल है 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक, 15 वर्ष तक रहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। उसका बेटा था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। 335 ईस्वी से 380 तक, यानी चौथी शताब्दी का मध्य जो काल था वो समुद्रगुप्त के नाम पर जाना जाता है। रामगुप्त जो कुछ समय के लिए बने थे और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक, कुमार गुप्त जिसे महेंद्र द्वितीय के नाम से जानते हैं 412 से 454 ईस्वी तक, स्कंदगुप्त महान अंतिम शासक गुप्त काल के, स्कंदगुप्त 454 से 467 तक रहे थे। तो ये मुख्य जो शासक थे उनके बारे में हम बात करें। कालक्रम के बारे में श्री गुप्त संस्थापक 275 डिटेल हम पढ़े। उत्तराधिकारी घटोत्कच हैं, ध्यान रखें। उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच, नाम याद रखने हैं आपको। और डिटेल हम चंद्रगुप्त प्रथम से पढ़ें तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक हैं। 319 से 334 ईस्वी तक ये रहेंगे। गुप्त वंश चलाया है इन्होंने। गुप्त वंश चलाया, याद रखें। गुप्त संवत चलाया यानी, और महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ली है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है। तो ये बहुत अच्छा साम्राज्य विस्तार होगा, वैवाहिक संबंध कह सकते हैं हम। धर्म चक्र विहार सारनाथ में इनका बना हुआ है और गुप्त संवत यही चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त जो लोग थे, ये जो गुप्त शासक थे, तो विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, आप ज़रूर देखें। केपी जायसवाल कह रहे हैं कि ये तो शूद्र थे। अलतेकर और रोमिलाथ थापर कह रहे हैं कि ये तो वैश्य थे। चट्टोपाध्याय व हेमचंद्र चौधरी ब्राह्मण थे, यूं कह रहे हैं गुप्तों को। तो ये ज़रूर आप समझे। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान करो, किस लेखक ने, किसके बारे में, किस विद्वान ने क्या मत दिया है, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। गुप्त संवत व शक संवत जो था उसमें अंतर जो है वो देखो। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के समय में इसका शुरुआत हुई थी, मैंने पढ़ाया है आपको। और गुप्त संवत व शक संवत में जो अंतर है वो 241 वर्ष का अंतर, तो आप समझ सकते हैं। यानी 319 ईस्वी में ये चला और 278 वर्ष ईस्वी में ये, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 241 वर्षों का अंतर। और ये चैनल आपके लिए ज़रूर आप बने रहें। अगर आप नए हो तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, समझ में आ जाएगी बातें।
सेकंड जो शासक महत्वपूर्ण शासक हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में हम देखें तो समुद्रगुप्त ने दंता देवी से विवाह किया है। प्रयाग प्रशस्ति जानी जाती हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति से जानी जाती हैं। उनका समय 335 से 380, लगभग 45 वर्ष ईस्वी तक ये रहेंगे। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, V.A. स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। एक महान शासक थे। आप देख सकते हो भाषा जो थी वो संस्कृत थी उस समय, लिपि जो है ब्राह्मी, यानी प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी के बारे में उसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, लिपि जो है ब्राह्मी है। हरिशेन लेखक हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, बार बार पूछा गया है। उपाधि देखें समुद्रगुप्त की, पराक्रमाक, व्याग पराक्रमाक एवं अश्वमेघ पराक्रमाक। अश्वमेघ यज्ञ भी चलाया था इन्होंने, और उन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं और उनके सिक्कों पर वीणा वादक यानी समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर भारत के 9 आर्यव्रत राजाओं को हराया है उन्होंने और प्रत्यक्ष शासन किया वहाँ पर, और दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया, याद रखें। और दक्षिण में जो 12 जो राजा थे उनमें से जो मुख्य था वो था विष्णुगोप, याद रखें। ये पल्लव वंश का शासक था विष्णुगोप, उसको हराया है और ये स्वतंत्र कर दिया बाद में। आप ध्यान सकते हो कि समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जीत के भी उनको बाद में कैद करके स्वतंत्र कर दिया। तो इसे प्रसबोद्धारण नीति यानी एक दयालु शासक भी कह सकते हैं हम। जीते गए जो राज्यों को 5 भागों में बांटा था उन्होंने। लंका नरेश, ध्यान रखें कि जीते गए जो राज्य थे उनको उन्होंने 5 भागों में बांटा था। और उस समय लंका नरेश मेघवर्ण थे, और मेघवर्ण जो थे उन्होंने दूत भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण बात कि लंका नरेश यानी श्रीलंका का शासक उस समय मेघवर्ण थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत भेजा था भारत में। प्रयाग प्रशस्ति के अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ये जानकारी नहीं मिल रही है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, उसकी जानकारी कहाँ प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है? तो नहीं मिल रही है, ये ध्यान रखें। जानकारी जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? तो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है। पूना यानी महाराष्ट्र में एक प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र में ये जानकारी मिल रही है हमें। अश्वमेघ यज्ञ भी चलाया था, लेकिन प्रयाग से नहीं मिल रही है, ये जानकारी आपके लिए। और ऐतिहासिकता का प्रमाण हम देखें तो रामगुप्त का प्रमाण जो है, यानी कि समुद्रगुप्त से पहले मैंने कहा था आपको कि रामगुप्त भी शासक था। ये देखिए मैंने कहा आपके लिए कुछ समय के लिए, रामगुप्त यानी समुद्रगुप्त के बाद का शासक था रामगुप्त। तो ये जो प्रमाण हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये ध्यान रखें आप, ये जो है वो देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक है विशाखा दत्त की, उस पुस्तक में हमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रमाण मिल रहा है। तो ये कहानी है, आप ज़रूर समझें। हुआ क्या था तो वो बाद में बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। देखते हैं हम आगे। समुद्रगुप्त की दक्षिणायत विजय को हेमचंद्र राय चौधरी जो लेखक हैं उन्होंने धर्म विजय की संज्ञा दी है। नीति देखें, आर्याव्रत यानी जो उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया है, इसे प्रसाबोद्धारण की नीति कहते हैं। जबकि 12 दक्षिण भारत के राजाओं को हराया उन्होंने, उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति यानी स्वतंत्र किया है। ये ध्यान रखें आप। समुद्रगुप्त का दरबारी बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम है वसुबंधु, वसुबंधु याद रखें। और उसके बाद में हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ध्यान रखें। उससे पहले कुछ समय के लिए रामगुप्त शासक बना था और रामगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था, कुछ बर्बर लोगों का आक्रमण हुआ था। तो रामगुप्त, तो वहाँ से रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, याद रखें। तो रामगुप्त जो शासक था कुछ समय के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले, तो रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी है और रामगुप्त जो है वो भाग गया था मैदान छोड़ के। फिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस जो बर्बर लोग थे उनको हरा के वापस साम्राज्य का शासक बना था और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की थी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक एक लंबा काल इनका भी रहा है।
अन्य नाम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि के नाम से जाना जाता है। उपाधियां देखें, विक्रमक, विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी, शक विजय की थी उन्होंने, इसीलिए इनको शकारी के नाम से जानते हैं। ये शक ही लोग थे जो रामगुप्त से लड़ाई हुई थी, लेकिन रामगुप्त मैदान छोड़ के भाग गए थे। फिर ये आए, इन्होंने शकों को हराया और इनको मारा और शादी की ध्रुव देवी से। तो इसीलिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे एक महान भारत के शासक रहे हैं। इनकी दिग्विजय का उल्लेख हमें उदयगिरी महालेख गुहालेख से मिल रहा है, याद रखें। उनके समय में विद्या के केंद्र जो थे वो दो थे, एक तो पाटलिपुत्र था और एक थी उज्जैन दूसरी राजधानी थी, यानी विद्या के केंद्र भी थे। उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी उन्होंने जो बनाई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात, उज्जैन बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी दूसरी कौन सी बनाई? उज्जैन, याद रखें। इनके दरबार में नवरत्न दरबारी थे, नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे। कालिदास, धनवृत्ति, श्रपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घट, कपर हैं, वराह मिहिर हैं, वरुचि हैं। ये ध्यान रखें, ये तो नवरत्न थे, लेकिन इनमें से आर्यभट्ट नहीं थे। आर्यभट्ट नवरत्न में नहीं थे, इनके दरबार में जरूर थे आर्यभट्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है क्वेश्चन कि विक्रमादित्य के दरबार में निम्न में से कौन से नवरत्न नहीं थे, और उसमें आर्यभट्ट हैं। याद रखें जानकारी इनकी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी जानकारी हमें मेहरौली के लौह स्तंभ से मिल रही है। मेहरौली के लौह स्तंभ से शक राजा उस समय रुद्र सिंह तृतीय को हराया इन्होंने और विक्रमादित्य की उपाधि ली है। शकों को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि ली उन्होंने। पुत्री थी उनकी प्रभावती और उनकी शादी वाकाटक के शासक थे रुद्रसेन द्वितीय से की है। ये कंफ्यूज जरूर करता है, आप समझें। तो शक राजा तो रुद्र सिंह तृतीय को हराया, जबकि पुत्री प्रभावती का विवाह जो किया है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। और फ्राहान जो थे, उनके दरबार में चीनी यात्री आए थे। फ्राहान जो भारत में रहे थे 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत आया था। ये फ्राहान चीनी यात्री था, धर्माचार्य के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ उनका फोक्योकी उनका ग्रंथ। और एमपी जो मध्य प्रदेश है उसको ब्राह्मणों का देश किसने कहा है? फ्राहान ने कहा है, फ्रायान, याद रखें। और ये चैनल, ये कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देखें। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे, वो थे वसुबंधु, याद रखें आप, वो पहले भी बताया है मैंने। विक्रमादित्य के बाद में अगले शासक बनेंगे कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शकादित्य उपाधि उनकी 412 से 454 वर्ष तक रहे थे। और 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की बनवाया है किसने? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन बना है। कुमारगुप्त के विलसद अभिलेख से हमें गुप्तों की वंशावली की जानकारी हमें मिल रही है। गुप्त वंश की जानकारी हमें, वंशावली की जानकारी हमें कुमारगुप्त के विलसद अभिलेख से मिल रही है। सर्वाधिक अभिलेख जो थे वो कुमारगुप्त के ही थे। पुष्यमित्र जाति का विद्रोह हुआ है और पुष्यमित्र जाति का विद्रोह उसके समय में, ध्यान रखें ये क्वेश्चन बना है कि कुमारगुप्त प्रथम या इसी को महेंद्रदित्य के नाम से जानते हैं, उनके समय में पुष्यमित्र जाति का विद्रोह हुआ है। तब उन्होंने अपने बेटे स्कंदगुप्त को हराने के लिए भेजा और स्कंदगुप्त ने हराया भी है। मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन है? वत्स भट्टी मंदसौर अभिलेख के लेखक हैं। इनके बारे में हमें, इनसे भी हमें कुमारगुप्त व महेंद्रदित्य के बारे में जानकारी मिल रही है। मध्य भारत में उसके समय में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति वाले चांदी के सिक्के भी उत्कीर्ण हैं। और कुमारगुप्त जो था महेंद्रदित्य, उसके दरबारी कुमारामात्य कौन थे? तो पृथ्वीसेन का संबंध याद रखें कुमारगुप्त या महेंद्रदित्य से है। अगला स्कंदगुप्त जो अंतिम महान शासक थे ये गुप्त वंश के, 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। हूणों का आक्रमण उनके समय में हुआ है। विदेशी बर्बर लोग थे। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ।
सफलता का उल्लेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिल रहा है, ध्यान रखना। आक्रमण हुआ उसका तो उल्लेख जो है वो भीतरी अभिलेख से मिल रहा है, जबकि जीत हुई है, सफलता का उल्लेख जूनागढ़ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। आगे हम देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आगे देखिए, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्ण दत्त के पुत्र चक्रपालित थे उस समय वहां पर, तो ये ध्यान दें आप। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट थे सांग के दरबार में राजदूत भी भेजे थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके बाद शक्तिशाली गुप्त शासक बुद्धगुप्त भी एक थे, और अंतिम जो थे विष्णु गोप थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी गुप्त साम्राज्य की। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रहें आप, बने रहें वीडियो पर, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत काम के हैं। हूण शासक उल्लेख एरण अभिलेख से हमें मिल रहा है, एरण अभिलेख, और हूण शासक का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से मिल रहा है, एरण अभिलेख से। और प्रथम हूण शासक कौन थे, तोरामण, तोरामण का नाम जरूर याद रखें आप। कुवलय माला पुस्तक हैं उदोत्तम सूरी की नामक जैन ग्रंथ हैं, से भी तोरामण शासक ने चंद्रभागा नदी तट पर पवैया स्थान पर ये जानकारी मिल रही है। और उनका तोरामण का पुत्र था मिहिर कुल, और जो इसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति में मिल रही है। तो ये ज़रूर चीज़ें बहुत काम की आपके लिए। मंदसौर स्तंभ अभिलेख जो हैं 532 ईस्वी में मालवा शासक थे, मालवा के शासक यशोवर्धन वर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया और विजय स्तंभ बनवाया। बहुत महत्वपूर्ण बात, मंदसौर स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 532 ईस्वी में मालवा शासक कौन थे, यशोवर्मन, और यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया है और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बहुत महत्वपूर्ण बात। गुप्त काल सर्वप्रथम स्वतंत्र जो है वो जूनागढ़ में, और विष्णु व लक्ष्मी प्रमुख, याद रखें, विष्णु और लक्ष्मी को प्रमुख पूजा जाता था गुप्त काल में। सबसे बड़ा अधिकारी को गुप्त काल में कुमारा मात्य के नाम से जानते थे। विनय स्थिति संस्थापक का मतलब शिक्षा अधिकारी हैं। भूमि कर वसूलने वाला जो था उसको दुर्वाधिकरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना है, दुर्वाधिकरण किससे संबंधित हैं, तो भूमि कर वसूल करने वाला, वो भी गुप्त काल में। मौर्य काल में अलग अलग बातें हैं, आप जरूर समझें। मयूर शर्मन का नाम सुना होगा आपने। मयूर शर्मन जो है कदम्ब वंश का संस्थापक हैं, और कांची के पल्लव राजा को हराया है इन्होंने, और 18 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। तो ये मयूर शर्मन जो कदम्ब वंश से संबंधित हैं, और कांची के पल्लव राजा को हराया, और उन्होंने 18 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। ये जानकारी यहाँ से मिल रही है आपको। आगे देखिए, कायस्थों को सर्वप्रथम उल्लेख जो है, कायस्थों का मतलब एक लेखक थे, उनका उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्लभ स्मृति में मिल रहा है। और ये देखिए, गुप्त काल में इंदौर जो था वो तेलियों की श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध था। विदिशा हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन जो था वो अनाज व्यापारी के लिए प्रसिद्ध था। नासिक बुनकर ज़्यादा थे वहाँ पर। मंदसौर में रेशम बुनकर प्रसिद्ध था। सार्थ का मतलब होता था व्यापारियों का समूह। सार्थवाह का मतलब नेता, सार्थवाह का मतलब नेता है। स्वार्थ का मतलब सार्थ का मतलब व्यापारियों का समूह। गुप्त काल में रोमन व्यापार होता था, रोमन में होता था, यह ध्यान रखें, रोमन से व्यापार होता था। अक्षय निवि स्थायी दान था गुप्त काल में। अक्षय निवि का क्या तात्पर्य है, स्थायी दान। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के केंद्र कौन थे, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान जो थे वो बौद्ध धर्म के केंद्र थे। गुप्त काल में आपको पता ही है वैष्णव धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। गुप्त काल में बौद्ध महायान शाखाए समर्थन जो था, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रायण और दीननाद, ये जो गुप्त काल में बौद्ध महायान शाखाए के जो समर्थक, जो विद्वान थे, आर्यदेव, असंग हैं, वसुबंधु हैं, मैत्रेयनाथ हैं और दीननाथ, ये गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। उत्तर भारत में जैन धर्म को राजकीय समर्थक नहीं मिला है,
परंतु कदम्ब एवं गंग राजाओं ने इसे आश्रय दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म को उत्तर भारत में उतना समर्थन नहीं मिला जितना उन्हें दक्षिण में मिला था, और कदम्ब वंश और गंग वंश के राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया है। अजंता के चित्र जो हैं वो धार्मिक विषय हैं, जबकि बाघ के जो चित्र हैं वो बौद्धिक विषय हैं। ये समझे, लौकिक विषय हैं, समझे इस बात को। अजंता के चित्र जो महाराष्ट्र में हैं धार्मिक विषय से आधारित हैं, बाघ के चित्र जो एमपी में है वो लौकिक जीवन पर आधारित हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात, सुदर्शन झील के बारे में मरम्मत भी करवाई है और जिसने निर्माण करवाए हैं आप ज़रूर देखें, CPATRSSC शॉर्ट ट्रिक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और उस समय जो सुदर्शन झील यानी जो गुजरात में वहाँ के जो राजा थे या जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो अधिकारी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो थे पुष्यगुप्त। इनके समय में तो इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद में सम्राट अशोक के समय में तुशास्क ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने इसका निर्माण करवाया। और स्कंदगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश से संबंधित और चक्रपालित वहाँ के राजा थे। तो ये सुदर्शन झील के बारे में ज़रूर आप समझे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन था? पुष्यगुप्त। अशोक के समय में तुशास्क था। रुद्र दमन के समय में सुविशाख और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित थे। CPATRSSC ज़रूर याद रखें, बार बार क्वेश्चन बने हैं। मिलान करो यूँ, गुप्त काल में वैष्णव धर्म व भागवत धर्म का समर्थन था, मैंने पहले ही कहा है। स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। सबसे बड़ा ढेर जो गुप्त काल का मिला है वो हमें बयाना भरतपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से। और सिक्कों पर सदैव लक्ष्मी का अंकन था, ये ध्यान रखें। अग्रहार भूमि, मंदिरों ब्राह्मणों को दिया गया भूमिदान जो था वो अग्रहार भूमि के नाम से जाना जाता था, ये ज़रूर देखें। और सर्वप्रथम अग्रहार भूमि जो दी गई है वो सातवाहनों ने शुरू की गया है, सातवाहनों के समय में शुरू हुआ था। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र और विषय जो हैं उसमें राजनीति से संबंधित हैं और उसका 40 भाषाओं में अनुवाद हो गया है अब तक। पारसी भाषा में अंतवार ए सुहेली अबुल फजल ने किया है इसी पंचतंत्र का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझे। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहते हैं, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त जो जालौर के निवासी थे। प्राचीनतम स्तूप क्रम हम देखें, पीपर हवा जो नेपाल में है, सांची एमपी में है, बरहुत और अमरावती जो है वो सातवाहन से संबंधित हैं। तो प्राचीन स्तूप में पीपर हवा जो है वो नेपाल में है, सबसे प्राचीन है। उसके बाद में सांची एमपी हैं, बरहुत है और अमरावती जो सातवाहन शासकों की देन है। ये बार बार क्वेश्चन बने हैं। स्थान देखें, मंदिर जो गुप्तोत्तर काल में जो मंदिर बने हैं आप ज़रूर समझे। भुमरा का शिव मंदिर बना है, तिगवा का विष्णु मंदिर बना है, देवगिरी झांसी यूपी का दशावतार मंदिर बना है, प्रथम शिखर यहीं पर बना था। उदयगिरी का विष्णु मंदिर याद रखें, भित्री का ईटों का मंदिर भित्री का, ये भी समझे आप। इस काल में कायस्थ एक वर्ग था जो गुप्तोत्तर काल में क्या हो गई थी? जाति हो गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी समझे। कवियत्री शील और भट्टारिका थी। कवियत्री कौन थी? शील व भट्टारिका जो गुप्त काल से संबंधित थी। गुप्त काल में जैन धर्म श्वेतांबर शाखा जो थी वो 2 भाग थे। पहली जो थी मथुरा में 313 ईस्वी में और दूसरी वल्लभी में 453 ईस्वी में बटी हुई थी। प्रथम कुलिक जो प्रधान शिल्पी थे और प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक थे, ये समझें। प्रथम कुलिक यानी प्रथम प्रधान शिल्पी थे वहाँ के और प्रथम कायस्थ का मतलब लेखक थे वहाँ पर। और धातु विज्ञान में गुप्त वंश की ज्ञान जो था महरौली के लोह स्तंभ से मिल रहा है और चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। महरौली का लोह स्तंभ मैंने पहले कहा है आपको, दिल्ली में है ये। मैत्रेय वंश के लोग गुप्त वंश के सहायक मुखिया थे और ध्रुव सेन द्वितीय वल्लभी राजधानी थी उनकी, ये भी जानकारी आपके लिए। स्वर्ण भूमि स्वर्णद्वीप किसको कहा जाता है? म्यांमार हैं, मलय प्रायद्वीप हैं और इंडोनेशिया ये क्वेश्चन बना है, रीट में बना है ये। तो स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप किसे कहते हैं? म्यांमार हैं, जिसे ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। और मालय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया को स्वर्णद्वीप कहा जाता है। प्रमुख पुस्तकें ज़रूर देखें।
गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें हम देखें, महत्वपूर्ण पुस्तकें देखें, चारुदत्ता हैं, वासदत्ता हैं, अरुभंग, भास की पुस्तकें हैं। किसकी हैं? भास। हर्षचरित व कादंबरी, बाणभट्ट की पुस्तक है हर्ष चरित व कादंबरी, ये बाणभट्ट की पुस्तक है। बाणभट्ट आपको पता है वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। और ये देखिए नागानंद प्रिय दर्श का व रत्नावली पुस्तक राजा हर्ष की हैं, स्वयं विद्वान थे ये। कीर्तनार्जुनियम ये पुस्तक 12वीं की हैं। रावण वध वत्स भट्टी की पुस्तक है, वत्स भट्टी की पुस्तक है रावण वध। विशुद्धिग्मय बुद्धकोश की पुस्तक है, हिनयान से संबंधित थे ये। अमरकोश अमर सिंह की पुस्तक। वृहत संहिता पंच सिद्धिंतिका वराह मिहिर की पुस्तक है। ब्रह्म सिद्धांत आर्य भट्टिकाय सूर्य सिद्धांत आर्य भट्ट की ये करती हैं। न्यायावतार जो है वो सिद्ध सेन की पुस्तक है। नीति शास्त्र कामंदक की पुस्तक नीति शास्त्र। काम सूत्र याद रखें, काम सूत्र जो है वो किसकी पुस्तक है? तो आपको काम सूत्र वात्सायन की पुस्तक है। मंचकटिकम जो है वो शूद्रक की पुस्तक है। योगाचार असंग की पुस्तक है। अष्टांग छाप जो है वो बाण भट्ट की पुस्तक। ब्रागभट्ट ये ध्यान रखें। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था का उल्लेख जो है वो हमें कल्हण की राजतरंगी से मिल रहा है। और जिमुत वाहन का दायभाग पुस्तक हैं, उससे भी हमें गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था की जानकारी इन दोनों पुस्तकों से मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए मृग शिवा वन में एक मंदिर भी बनवाया है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा से योद्धा धन ग्रहण करे। ये कामनदन की पुस्तक नीतिसार में कहा गया है। गंधिकों के सिक्के चलाए जाने का प्रमाण हमें कौशंबी अभिलेख से मिल रहा है। 7वीं सदी में ब्राह्मणों का विरोध जो है वो कायस्थ ने किया था। पेशेवर ये लेखक थे, लेकिन उन्होंने ये बाद में जाति बनी थी, आपको पता ही है। तो इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था। अंगकोश्वर का विष्णु मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा सेकंड द्वारा बनवाया गया। ये क्वेश्चन बना है। अंगकोश्वर का विष्णु मंदिर है। अंगकोश्वर का विष्णु मंदिर जो कंबोडिया में है और राजा सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा बनाया है। सेकंड ये रीट में आया था, सेकंड लेवल का एक क्वेश्चन था। और ये कामरूप, असम की राजधानी उस समय कामरूप थी, याद ध्यान रखें आप। चीनी यात्री फ्रायान गुप्त शासकों का वर्णन नहीं किया है इन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो ये फ्रायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 15 वर्ष तक रहा है, लेकिन उन्होंने गुप्त शासकों का वर्णन नहीं किया है। भूमि से आया था, ये चल के आया था और जहाज से वापस गया है, ये भी क्वेश्चन बना है। विदेशी चीनी यात्री जो थे तो 2 बार लूटा है। विदेशी चीनी यात्री 2 बार लूटा किसे? तो वो हैं हैनसांग ये सम्राट हर्ष वर्धन वंश के महान शासक के दरबार में आया था ये, और इनको 2 बार लूटा था। ये क्वेश्चन भी बना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। ये देखिए शैलिया गुप्तोत्तर या गुप्त वंश की जो शैलियाँ हैं, पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है और संस्थापक अनंतवर्णा चौड़गंग उनके संस्थापक हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली से बना है और नरसिंह देव जो गंग वंश से संबंधित थे। और देखें हम दशावतार मंदिर जो है झांसी का, वो बेसर शैली से बना है, गुप्त काल से संबंधित। अब देखो नागर यानी उत्तर भारत की शैली है, बेसर द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत की शैली है, और बेसर दोनों का मिश्रण, ये समझे। तो दशावतार मंदिर झांसी का जो बेसर शैली से संबंधित गुप्त काल का है। कैलाश मंदिर एलोरा जो महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है एलोरा का, वो बेसर शैली में बना है, राष्ट्रकूट कृष्ण फर्स्ट ने बनाया है। और बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, द्रविड़ शैली में 1000 ईस्वी में राजा राज फर्स्ट ने बनवाया है, चोल वंश का राजा था ये। कैलाश मंदिर एक कांची में है, एक एलोरा में है। एलोरा वाला तो बेसर शैली का है, राष्ट्रकूट कृष्ण फर्स्ट में बनाया है, जबकि कैलाश मंदिर कांची वाला 2 द्रविड़ शैली में है। और इसका निर्माण जो है नरसिंह सेकंड ने बनवाया है।
गंगकोंड चोलपुरम मंदिर द्रविड़ शैली में है, राजेंद्र चोल द्वारा बनाया गया है। ये ज़रूर आप समझें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ज़रूर इसको समझें, ये बार बार क्वेश्चन बने हैं। वाकाटक वंश 3री शताब्दी से संबंधित है और उसका महान शासक था विंध्य शक्ति, जिसने इसकी स्थापना की थी। समुद्रगुप्त के समय में पल्लव वंश का महान शासक कौन था? विष्णुगोप था, याद रखें। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग से भी गुप्त इतिहास की हमें जानकारी मिल रही है। उसने कुमारगुप्त, जो शकादित्य ने उपाधि ली थी, और बुद्धगुप्त बलादित्य का वर्णन किया है। यह बलादित्य को हूण नरेश मिहिर कुल का विजेता बताया है। बहुत बड़ी बात कही है चीनी यात्री हेनसांग, जो हर्ष के दरबार में आया था। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र के गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो ये प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र जो उसका लेख है, उसमें गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच कहाँ है इन्होंने, जबकि श्रीगुप्त थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से है, उसे लिच्छवी द्रोहित्र कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त का लेख है। और अशोक के 6 मुख्य लेख इसमें है। रानी का अभिलेख है, कौशाम्बी महापात्रों को संघ भेद रोकने संबंधित आदेश, जहांगीर का लेख है। पर्वतीय काल में एक देवनागरी लेख का भी उत्कीर्ण है, यानी प्रयाग इलाहाबाद अभिलेख का ये डिटेल वर्णन यहाँ पर। वहाँ पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग लेख बनवाए हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राएं 6 प्रकार की थी, याद रखें। गरुड़ प्रकार की, धनुधारी प्रकार की, परशु प्रकार की, अश्वमेघ प्रकार की, व्याग प्रकार की, वीणावादक। तो ये ज़रूर क्वेश्चन बनाए, समुद्रगुप्त ने कितनी मुद्राएं जारी की थी, कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। प्रयाग प्रशस्ति प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त हुए हैं, कुछ खंडित हो गए हैं, याद रखें। और चतुर्थ जो श्लोक है प्रयाग प्रशस्ति का, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुनने का उल्लेख है, यानी समुद्रगुप्त ने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बेटे को बना दिया था। तो ये उल्लेख हमें चतुर्थ श्लोक में मिल रहा है। और विद्रोह किया भाई काच द्वारा, एक छोटा भाई भी था समुद्रगुप्त का, काच ने इसका विद्रोह भी किया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से मिल रही है चतुर्थ श्लोक में प्रयाग प्रशस्ति में। एक ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध जो है उत्तर भारत में 3 शक्तियों प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में इसका उल्लेख हुआ है। और उसमें 3 जो शक्तियाँ थी वो थे अच्युत, नागसेन और कौटकुलम। और प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिण के 12 राजाओं को हराने का उल्लेख है। ये डिटेल प्रयाग प्रशस्ति का आप ज़रूर समझें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल पूछे जा रहे हैं। उत्तर भारत में आर्यावर्त में उसने प्रसव बोधरण पुनः नष्ट कर दिया था उन्होंने उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में स्वतंत्र कर दिया था, इसलिए इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति 21वीं पंक्ति में 9 राजाओं का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से? रुद्र, देव, मंतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत्य और नंदी और बलवर्मा। प्रयाग प्रशस्ति के अश्वमेघ यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता है। सिक्कों में व प्रभावती गुप्त में उल्लेख मिल रहा है, ये पहले ही मैंने कह दिया है। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, शुंग वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के अभिलेख जो हैं, राष्ट्रकूट वंश जो था उसके जो अभिलेख कौन कौन से हैं? सृजन, काम्बे व संगली, ये महाराष्ट्र में है। चंद्रगुप्त द्वितीय को तत्व परिग्रहित कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को तत्व परिग्रहित कहा गया है, समुद्रगुप्त द्वारा चुना जाने वाला। तो ये इनके मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने तो इनको चुना और इन्होंने इनके बेटे को चुना। और अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, याद रखें। और विष्णु के उपासक थे। परम भागवत की भी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ली है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री जो था वीरसेन था, याद रखें। अलग अलग मैंने मंत्री बता दिए हैं आपको। सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसे बलाधिकृत कहा जाता था गुप्त काल में। कुमारगुप्त, जिसे महेंद्र द्वितीय के नाम से जानते हैं, महेंद्र गुप्त का एक छोटा भाई था गोविंद गुप्त भी था,
जो वैशाली का राज्यपाल रहा है, वैशाली का राज्यपाल, ध्यान रखें। और 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त के, सबसे ज़्यादा अभिलेख इन्हीं के हैं। सचिव उनका पृथ्वीसेन था, मैंने पहले कहा है कुमारगुप्त का सचिव पृथ्वीसेन था। गढ़वा लेख में परम भागवत कहा गया है। और मंदसौर प्रशस्ति में जो लेखक हैं वत्स भट्टी, 44 श्लोक हैं उसके। नरसिंह गुप्त बलादित्य बौद्ध मतायुनावी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे नरसिंह गुप्त। और अंतिम शासक विष्णु गुप्त था 550 ईस्वी में। वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्ता जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो प्रभावती जो थी का शासनकाल जो है, यानी वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्ता यानी कि उसकी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसका शासन रहा है वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्ता का। कितना रहा है? 390 से 410 ईस्वी तक। और उसके 2 पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। और प्रवर सेन द्वितीय के नाम से भी दामोदर सेन को जाना जाता है। और यह काल प्रभावती गुप्त का जो वाकाटक वंश का जो काल था वो वाकाटक व गुप्तों का स्वर्ण काल रहा है। कौन सा? तो 390 से 410 ईस्वी का काल, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की शासिका थी। और यह काल गुप्तों व वाकाटक वंश का स्वर्ण काल रहा था, बिल्कुल रहा होगा। तो ये भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य को मैंने डिटेल आपको पढ़ा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके लिए, हर एक एग्जामों के लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड करें, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।